आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 से, और ऐसे ही हम आगे जो भाग होंगे उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में इसका अध्ययन करते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद हमारे 51 तक सम्मिलित हैं। और अब ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अब ये नीति निर्देशक तत्व की वर्तमान में जो अवधारणा है हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जैसे अधिकतम क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको क्या करना है, पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जो हमारे ये नीति निर्देशक तत्व हैं लाए गए हैं। और सरकार जब लोक कल्याण संबंधी कार्य करती है तो ये नीति निर्देशक तत्वों को सरकार लागू कर सकती है। अब नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें किस अनुच्छेद में कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो नीति निर्देशक जो तत्व पहला है वो है अनुच्छेद 36 में। तो अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की जो परिभाषा है उसको परिभाषित किया गया है। यानी अनुच्छेद जो 36 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। अब अनुच्छेद हमारा दूसरा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या होता है, संसद को अधिकार है कि वह नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है। यानी जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है उनमें संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है अनुच्छेद 37 के अनुसार। उसके बाद अनुच्छेद 38 आता है। अनुच्छेद 38 क्या करता है, हमारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। यानी जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उनको स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि जिससे हमारा क्या हो, नागरिकों का अधिकतम सामाजिक, आर्थिक क्या है, राजनीतिक जो कल्याण है वो हो सके और उनको इस प्रकार से इन जो कार्य किए जाएंगे उनमें उनको अधिकतम लाभ मिल सके। अनुच्छेद 39 क्या है हमारा, हमारे अनुच्छेद 39 में एक उप अनुच्छेद है जैसे 39A, तो उसमें क्या प्रावधान किया गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39A कहता है समान न्याय, यानी सभी के लिए न्याय समान है और निःशुल्क है। और क्या है इसमें प्रावधान, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी जो एक जैसे कार्य करेंगे उनको एक जैसा वेतन दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 39B जो हमारा अनुच्छेद 39 का एक उपभाग है, इसमें क्या है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सर्वाधिक क्या हो सके, हित क्या है हो सके, साधन हो सके। यानी जो हमारा धन है, राज्य के द्वारा जो धन है उसका वितरण इस प्रकार से करना है कि जिससे क्या हो सके, अधिकतम लोगों तक उसका फायदा मिल सके, अधिकतम लोगों का उसमें कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से क्या करना है, सरकार के द्वारा धन का वितरण किया जाना है। उसके बाद अनुच्छेद 39C क्या बोलते हैं, धन का समान वितरण की बात करता है। धन के समान वितरण करने की बात अनुच्छेद हमारा 39C करता है। उसके बाद अनुच्छेद 40 क्या है हमारा, ग्राम पंचायतों का संगठन। जो हमारे देश में ग्राम पंचायत है उनके संगठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो क्या है हमारा अनुच्छेद 40 है। अब अनुच्छेद 40 के बाद हमारा क्या है अनुच्छेद 41 आता है। तो इसमें क्या है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी जो राज्य के नागरिक हैं सभी को काम पाने का अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार और सभी को जो है लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 41 के तहत। अब अनुच्छेद 42 क्या करता है, कार्य करने के लिए समान क्या है, कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं देना। यानी जो कार्य करने के लिए है उसमें मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराना। जैसे यदि कोई कार्य होता है तो उसमें स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है। उसके बाद क्या है हमारा अनुच्छेद 43 क्या होता है हमारा, कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी, और दूसरा इसी में क्या है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ये दो भाग है इस अनुच्छेद में, हम कह सकते हैं कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी। यानी हम किसी से अगर कोई कार्य कराते हैं तो उसको न्यूनतम मजदूरी, उसको न्यूनतम मेहनताना देना पड़ेगा। और इसी अनुच्छेद में एक और क्या कहा गया, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। जो हमारे देश में कुटीर उद्योग है, छोटे उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है। किससे अनुच्छेदित है,
अनुच्छेद 43 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता, यानी कि जो देश में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के द्वारा वर्णन किया गया है, उसमें क्या गया है, सभी नागरिक समान हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, अनुच्छेद 46 क्या है हमारा, SC ST एवं अन्य दुर्लभ वर्गों की आर्थिक शैक्षणिक विकास, यानी जो हमारे देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है या अन्य पिछड़ी जो जातियां हैं, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाना है, उनमें क्या करना है, उस सरकार के द्वारा आर्थिक और शैक्षणिक जो है उनका विकास करना। अब अनुच्छेद 47 क्या बोलता है हमारा, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 47 में किया गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, सरकार के द्वारा कृषि से संबंधित और जो पशुपालन से संबंधित जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी वो लागू की जाएंगी सरकार के द्वारा अनुच्छेद 48 के तहत। अब अनुच्छेद 48 को एक क्या है, अनुच्छेद 48 का एक क्या है आपका अनुच्छेद है, इसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना और वन और वन्य जीवों का की रक्षा करना, यानी जो हमारा पर्यावरण है उसका रक्षा करना और जो वन है हमारे और जो वन्य प्राणी है उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 48 क के तहत। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 50 क्या होता है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। जो भारतीय संविधान है उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है। यहाँ कुछ कार्यपालिका का क्षेत्र है और कुछ न्यायपालिका का क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब अनुच्छेद 51 हमारा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो बनाए रखना है उसका दायित्व भी हमारा क्या है, सरकार का दायित्व है, और दूसरे इस देश के साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं ये देखना भी हमारा क्या है, सरकार का कर्तव्य है कि वो कैसे जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति कैसे बनाए और जो है अन्य देशों के साथ कैसे अपनी सुरक्षा स्थापित करे। अब आता है हमारा अनुच्छेद क्या, भाग 4 को, जो क्या हमारे भाग क्या है 4 का ही एक उपभाग है, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य हमारे जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं और ये हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं थे। उसमें क्या था, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, हमारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस क्या है मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद क्या है 51 को या भाग 4 को में सम्मिलित किया गया हमारे मूल कर्तव्यों को। अब उस समय तो हमारे क्या थे, पहले सिर्फ हमारे 10 मूल कर्तव्य थे। उसके बाद क्या हुआ था, हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया और वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य सम्मिलित है। अब इसमें जैसे पहला जो मूल कर्तव्य है उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। प्रत्येक नागरिक के, इसमें सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है उसमें है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। और उसके बाद हमारा दूसरा मूल कर्तव्य क्या है, हमारा या मौलिक कर्तव्य है हमारा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विचार है उनको अपने दिल में संजोए रखना, जिससे कि हम में क्या हो, एक प्रकार से राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना का जागृति होती रहे हमारे दिल में। उसके बाद दूसरा है हमारा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। उसके बाद क्या है हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करे, यानी जब जब देश की रक्षा की आवश्यकता होगी तो देश की रक्षा के लिए नागरिकों को आगे आना पड़ेगा। ये भी हमारा क्या एक मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य 5वां है हमारा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। उसके बाद 6वां है हमारा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें, यानी हमारी जो
प्राचीन गौरवशाली जो संस्कृति है उसका हमें क्या करना है, सम्मान करना है और उसको हमें आगे भी बनाए रखना है। उसके बाद क्या है हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। यानी जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण में जो भी चीजें आती हैं हमें उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है हमारा। उसके बाद अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। यानी हमें क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है और ज्ञानार्जन करने के लिए लोगों को और स्वयं को प्रेरित करना है। उसके बाद 9वां है हमारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, बहुत सारी होते हैं, जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे सड़कें होती हैं या क्या होते हैं, सार्वजनिक भवन होते हैं, स्कूल होते हैं या पुल होते हैं, तो इनका हमें क्या करना है, हमें सुरक्षा करना है, उनकी रक्षा करनी है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। यानी कि जो हमारी क्या होती हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियां होती हैं, उन सब में हमने क्या करना है, हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है जो पूछा भी जाता है, उसमें है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यानी कि जो आपका क्या है, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना माता पिता या जो संरक्षक है उसका कर्तव्य है। ये हमारे होंगे मौलिक कर्तव्य। उसके बाद हम भारतीय संविधान के भाग 5 में जब आते हैं तो इसमें क्या है, हमारे 52 से लेकर 151 अनुच्छेद सम्मिलित हैं और इसमें जो पहला अनुच्छेद क्या है, हमारा अनुच्छेद 52 है। तो इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन अलग से करेंगे जब हम भारतीय राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे या ऐसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे या अन्य हमारे जैसे सर्वोच्च न्यायालय, इस प्रकार की चीजें आएंगी तो हम अलग से उनको पढ़ेंगे। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। उसमें हम ज़्यादा विस्तृत में नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो अनुच्छेद है उसमें क्या उल्लेख किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 52 क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रपति, यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी जो भारत की जो हमारा भारत देश है उसमें जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। जितने भी जो है क्या होंगी, हमारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होंगी तो वो सारे राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति के द्वारा उनका संचालन किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 54 क्या होता है, भारत के जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन, जो भारत का राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन क्या कहता है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जानेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसका निर्वाचन क्या है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब क्या है, हमारा अनुच्छेद 56 आता है। तो अनुच्छेद 56 क्या बोलता है, हमारा भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी पदावधि, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक क्या होता है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल होता है। उसके बाद अनुच्छेद 57 क्या बोलता है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसमें पुनर्निर्वाचन के संबंध में जो भी व्यवस्था की गई है और इसमें जो उल्लेख किया गया है उसमें क्या है, संसद या विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति क्या है निर्वाचन होने के बाद भी अगर राष्ट्रपति क्या है विधानमंडल या संसद का सदस्य है तो उसको क्या होता है, राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होने के बाद उससे क्या होता है, संसद और विधानमंडल की जो सदस्यता होती है उसकी समाप्ति की जाती है। और इस अनुच्छेद में 57 में क्या एक दो चीजें और भी हैं, जैसे वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और एक और व्यवस्था इस अनुच्छेद में की गई है कि जो राष्ट्रपति कार्य कर रहा है उस दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी अनुच्छेद 57 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 58 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। तो इसमें क्या है, पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा क्या है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
यानी जो आपका राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्य माना जाएगा उसकी आयु क्या है, 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, 35 वर्ष या 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है, तीसरी जो योग्यता है वो क्या है, शर्त है, वो है लाभ का पद न धारण हो करता हो, वो कोई किसी लाभ के सरकारी जॉब में ना हो, प्राइवेट में हो सकता है, किसी सरकारी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ना चाह रहा है जो व्यक्ति, वो क्या है, लोकसभा का जो सदस्य है उसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके बाद पांचवा, जैसे पागल या दिवालिया न हो। तो ये शर्तें थी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, जिसमें अगर ये व्यक्ति में है तो वो राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ सकता है। और उसके बाद अनुच्छेद 59 होता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं उसका उल्लेख क्या किया गया, अनुच्छेद 59 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ, जो राष्ट्रपति शपथ लेता है उसका उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति को भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद क्या है, 61 है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है, और महाभियोग का जो उल्लेख है उसको आधार पे क्या होते हैं, हमारे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और अगर हम क्या ला रहे हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। और जिस सदन के द्वारा क्या लाया जाता है, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसमें कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। अब जिस सदन के द्वारा वो लाया जाता है उसके बाद उस विधेयक को, उस प्रस्ताव को, महाभियोग का जो प्रस्ताव है उसको कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। उसके बाद उसको दूसरे सदन में पेश किया जाता है। अब क्या है हमारा अनुच्छेद 62 क्या है, राष्ट्रपति का रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन का समय एवं रिक्तियां, यानी कि जो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कम से कम 6 माह के भीतर क्या होना पड़ता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करना पड़ता है अनुच्छेद 62 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 63 भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में उल्लेख करता है। पूछा जाता है कि भारतीय उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 64 है हमारा, तो इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होता है, यानी जो हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो हमारी संसद का उच्च सदन राज्यसभा का जो है क्या होता है, एक सभापति होता है। उसके बाद पूछा भी जाता है कई बार कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो किसका जो है सभापति होता है, तो वो हमारे उच्च सदन या राज्यसभा का सभापति होता है। उसके बाद अनुच्छेद 65 क्या है हमारा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो क्या करेगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालेगा। यानी कि राष्ट्रपति कभी छुट्टी पे है या इधर उधर जा रखे हैं तो उस समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 65 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 66 में। उसके बाद अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और उसके बाद क्या है हमारा 67A में क्या है, एक ही जो है 67 का जो है उपभाग है 67A, तो इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि जो हमारा क्या है अनुच्छेद 68A में क्या है उल्लेख किया गया है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। इसको पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है किसको, राष्ट्रपति को। उसके बाद अनुच्छेद 68B में भी एक उल्लेख किया गया है, राज्य में बहुमत पारित करके जो है हटाया जा सकता है। यानी जो आपका क्या है हमारा सभापति है उसको राज्यसभा में बहुमत पारित करके हटाया जा सकता है 68B के तहत जो उल्लेख किया गया। उसके बाद 68C में उल्लेख किया गया है क्या है, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।
यानी उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी क्या नहीं कर लेता, पद ग्रहण नहीं कर लेता है। उसके बाद 68 अनुच्छेद में क्या कहा गया, अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यानी क्या होता है इसमें, ये बोलना क्या चाह रहा है ये अनुच्छेद, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से कम 6 माह पूर्व क्या हो जाना चाहिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है हमारा अनुच्छेद 69 उल्लेख करता है उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख करता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 70 उल्लेख करता है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। यानी जो आकस्मिक जो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन हमारा कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। यानी कि जैसे क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से में कोई विवाद या शंका उत्पन्न हो जाती है तो उसका निर्णय हम सीधे कहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अनुच्छेद 71 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 72 क्या बोलता है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। यानी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की जो है जो सजा है या दंड है उसको कम कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। यहाँ तक कि जो मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति है उसके मृत्यु दंड को भी समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के द्वारा दी गई राष्ट्रपति को। उसके बाद अनुच्छेद 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं उसका विस्तार किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 74 क्या है हमारा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी अनुच्छेद 74 क्या बोलता है हमारा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान क्या होगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा। ये पूछा जाता है हमारे कई बार कि जो है जो हमारी मंत्री परिषद है उसका प्रमुख कौन होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना आपने क्या है, अनुच्छेद 74 की तरह एक क्या है मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है और जिसका प्रमुख क्या होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। और उसके बाद अनुच्छेद 75 बोलता है हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी अनुच्छेद 75 क्या बोलता है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 75 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 76 हमारा क्या है, भारत का महान न्यायवादी का उल्लेख करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की व्यवस्था करता है अनुच्छेद 76। उसमें महान्यायवादी से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे यह क्या होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। वर्तमान में के वेणुगोपाल हमारे क्या है, महान्यायवादी हैं। और दूसरा जो तथ्य है महान्यायवादी के बारे में उसका है, इसका पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बराबर क्या होता है, हमारे महान्यायवादी का क्या होता है, पद होता है। उसके बाद एक और जो तथ्य है वह है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया था, किसके तहत, अनुच्छेद 61 के तहत, तो यह उसके वकील के रूप में कार्य करता है। यानी जब महाभियोग लगाया जा रहा होगा राष्ट्रपति पे तो राष्ट्रपति का जो वकील है उसका कार्य जो है महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है।